Recording in progress. सर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, होप सो हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट चालू करते हैं हम लोग। देखो, ये टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर। तो आज बेसिकली अपने को 2 टॉपिक करना है। तो वैसे तो देखो, पहला टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो हो नहीं सकता कि शायद हम इस पे पहुंच पाए, क्योंकि ये छोटा सा है। तो अब याद है, मैं तुम्हें म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा रहा था, अगर तुम्हें याद हो तो। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? देखो, जैसे मान लो आपके पास ये कॉइल है, कॉइल नंबर 1। मान लो आपके पास ये कॉइल है, कॉइल नंबर 2। अगर मान लो मैं कॉइल नंबर 2 से करंट पास करूं I2, तो होगा क्या? कॉइल नंबर 2 से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी। क्या होगा? कॉइल नंबर 2 से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और कहां पहुंचेगी? कॉइल नंबर 1 तक पहुंचेगी। तो फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल डिपेंड्स ऑन करंट इन सेकंड कॉइल। ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर मैं कॉइल नंबर 2 से करंट पास करूंगा, तो जब भी किसी कॉइल में करंट होता है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। और हो सकता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से पास करे? कॉइल नंबर 1 से। तो फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल डिपेंड्स ऑन करंट इन सेकंड कॉइल। तो अपन इसको किससे रिप्लेस करते हैं? Mi2 से। M का मतलब होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो मतलब अगर मान लो किसी कॉइल में फ्लक्स किसी पास वाली कॉइल के कारण है, तो फ्लक्स इन फर्स्ट कॉइल डिपेंड्स ऑन करंट इन सेकंड कॉइल। तो अपन इस प्रपोर्शन को रिप्लेस किससे करते हैं? M से। M होता है क्या? आता है M क्या होता है आपका? म्यूचुअल इंडक्टेंस। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? M क्या होता है? M होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम सेम अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो, जैसे मान लो कि ये आपकी कॉइल नंबर 1 है और मान लो ये आपकी कॉइल नंबर 2 है। मान लो मैं कॉइल नंबर 1 से करंट पास करूंगा, तो आपको भी पता है कि कॉइल नंबर 1 से अगर मैं करंट पास करूंगा तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और देखो कॉइल नंबर 2 में पहुंचेगी। तो तुम खुद मुझे बताओ, तुम सब ध्यान से देखो, कॉइल नंबर 2 में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहां से आई है? तुम बताओ मुझे। कॉइल नंबर 2 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिख रही है वो कॉइल नंबर 1 से आई। इसका मतलब फ्लक्स इन सेकंड कॉइल डिपेंड्स ऑन करंट इन फर्स्ट कॉइल। तो यहां पे रिप्लेस कर दो M से, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? Mi। ये होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। आया समझ में? तो टॉपिक दिखो अपनी कॉपी में। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। तो आपके पास 2 सोलेनॉइड है जिनकी एक्सिस सेम है, तो आपको उनके बीच में क्या निकालना है? आपको उनके बीच में निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो, अब तुम सब ध्यान से सुनना, कैसे निकालते हैं। सपोज करो तुम अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। अगर अपने पास कोई भी सोलेनॉइड होता है ना, कोई भी सोलेनॉइड जिसमें मान लो करंट आए, मान लो L आपको दे रखा है लेंथ और N आपको दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स। मान लो कि आपके पास कोई सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है L, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने N, और मान लो करंट I। तो इस सोलेनॉइड की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट N अपॉन Li। भूल तो नहीं गए तुम? वैसे मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला लिखवाया था, म्यू आर के म्यू नॉट N अपॉन Li। लेकिन मान लो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है ना, तो म्यू आर को 1 लेने का, के को भी 1 लेने का। अगर तुम्हें याद नहीं है म्यू आर क्या होता है, तो म्यू आर का मतलब होता है परमियाबिलिटी। तो होता क्या है कि अगर आप सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल भर दो तो उसकी परमेबिलिटी होती है। अगर आप कुछ नहीं भरोगे तो अंदर वैक्यूम है, एयर होगी, तो उसकी 1 होती है। के का मतलब होता है नंबर ऑफ लेयर्स। तो जनरली क्वेश्चन में अगर ये दोनों नहीं दे रखे होते तो आप 1 1 ले लो, तो क्या बचेगा? म्यू नॉट N अपॉन Li बचेगा। तो तुम सबको क्या याद रखना है? देखो ध्यान से सुनो। अगर आपके पास कोई सोलेनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं, जिसकी लेंथ आपको दे रखी है, जिसमें करंट आपको दे रखा है, तो उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? म्यू नॉट N अपॉन Li। ठीक है, इतना तुम सबको याद रखना है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो अब ध्यान से देखो। सपोज करो कि अपने पास 2 सोलेनॉइड्स हैं। सब मेरे साथ साथ मान लो अपनी कॉपी में। ये आपके पास एक बड़ा सोलेनॉइड है, ठीक है।
मान लो कि इसकी लेंथ L, मान लो आपको दे रखा है कि इसका रेडियस R1 है, आपको दे रखा है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N1 है, ठीक है, और मान लो कि ये इसकी एक्सिस है। और अब मैं देखो एक और सोलेनॉइड बना रहा हूं इसके अंदर की तरफ। कोएक्सियल का मतलब होता है दोनों की एक्सिस सेम, तो ये अंदर वाला सोलेनॉइड है। मान लो जो अंदर वाला सोलेनॉइड है उसकी भी लेंथ सेम है L, मान लो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे N2, N2 दे रखे नंबर ऑफ टर्न्स, और मान लो उसका रेडियस आपको दे रखा है R2। इतना सबको समझ में आया? देखो जिसको नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हो। तो बेसिकली देखो इस स्लाइड से अपन शुरुआत करते हैं। तो तुम्हें अगर पुराना कुछ याद नहीं है, खाली स्लाइड पे ध्यान देखो, ध्यान दो। तो आपको दो सोलेनॉइड दिख रहे हैं। देखो एक सोलेनॉइड बड़ा वाला है जो काला कलर का बनाया मैंने, उसकी लेंथ कितनी है L, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1, उसका रेडियस कितना है R1। फिर देखो मैंने एक छोटा सोलेनॉइड बनाया, दिख रहा है सबको, उसकी लेंथ कितनी है L, उसका रेडियस कितना है R2, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2। किसी को इन दोनों में डाउट तो नहीं? इसमें कोई डाउट है तो पूछो अब तक। कोई डाउट तो नहीं है इसमें अब तक कि डाउट है? ओके, कोई डाउट नहीं है। देखो अब मान लो मैं बाहर वाली सॉलिड से करंट पास करता हूं I1, तो मैं तुम्हें क्या सिखाया, अगर अपन बाहर वाली सोलेनॉइड से करंट पास करेंगे तो अंदर वाली सोलेनॉइड में फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इन सेकंड कॉइल विल डिपेंड ऑन करंट इन फर्स्ट कॉइल। लिख सकते हैं phi2 इक्वल टू M/1, लिख सकते हैं। फ्लक्स इन अंदर वाली कॉइल विल डिपेंड्स ऑन करंट इन बाहर वाली कॉइल, क्योंकि बाहर वाली कॉइल का नाम मैंने दिया कॉइल नंबर 1, अंदर वाली कॉइल का नाम मैंने दिया कॉइल नंबर 2, ठीक है। तो फ्लक्स इन सेकंड कॉइल विल डिपेंड ऑन करंट इन फर्स्ट कॉइल, तो phi2 इक्वल टू M/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पर आप मुझे बताओ फ्लक्स इन सेकंड कॉइल कितना होगा? भूल गए? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? NBA cos थीटा। तो आप मुझे बताओ फ्लक्स इन सेकंड कॉइल क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितने सेकंड कॉइल में? N2 है। अगर बाहर वाली कॉइल से करंट पास किया I1 तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 हो जाएगी। अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि कोई भी सोलेनॉइड होती है तो उसकी एक्सिस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड कितनी लेनी है? म्यू नॉट N अपॉन L I लेनी है। तो ध्यान से देखो बाहर वाली सोलेनॉइड में कितने टर्न्स है? N1, लेंथ कितनी है L, तो फ्लक्स क्या होता है? NBA cos थीटा। तो ये तो N हो गया, ये B हो गया, एरिया कितना आ जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। क्योंकि हम फ्लक्स किससे निकाल रहे हैं? अंदर वाले कॉइल से निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। तो N हो गया, B हो गया, A हो गया, cos 0 तो 1 लेना है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? M/1। तो आपका I1 से I1 गया। तो ध्यान से देखो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर आया? म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L। तो देवांश ध्यान से देख, तेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स पे, दोनों के, अंदर वाले के रेडियस पे और लेंथ पे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फिजिकल चीजों पे डिपेंड करता है। लिख लो अपनी कॉपी में। तो ये है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कोएक्सियल सोलेनॉइड्स, मतलब जिन सोलेनॉइड का एक्सिस सेम है उनको बोलते हैं कोएक्सियल सोलेनॉइड्स। लिख लो। और किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। सर इसमें एंगल तो आया ही सर एक बार वापस बता दो। वापस बता देते हैं, ठीक है। तेरा क्या डाउट है देवांश? सर एंगल का क्या करेंगे, ठीक है। और क्या डाउट है? यस सर, बस सही। और किसको क्या डाउट है पूछो। गर्वित कोई डाउट है? गगन कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। ठीक है, देखो एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं। देखो तो बेसिकली ये अपने पास एक बाहर वाला सोलेनॉइड है, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ये अपने पास एक बाहर वाला सोलेनॉइड है, ठीक है। बाहर वाले सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स N1 थे, लेंथ L थी, बाहर वाले का रेडियस R1 था। अब तक तो देवांश कोई डाउट नहीं है? सर ठीक है, देख मैंने बाहर वाले सोलेनॉइड से करंट पास किया I1, ठीक है। तो तू मुझे बता ये अपनी एक्सिस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? म्यू नॉट N1 अपॉन L I1 प्रोड्यूस करेगा। यस सर। अब तक क्लियर हो गया? देख अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक काम करते हैं, अंदर एक और सोलेनॉइड लेते हैं जिसकी लेंथ भी सेम है,
लेकिन अपन क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और मान लो इसका रेडियस L2 है। तो मुझे ये पता करना है कि बाहर वाली कॉइल से अगर मैं करंट पास करूंगा तो उसके कारण अंदर वाली से कितना फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा होता है। तो आप मुझे बताओ अंदर वाली कॉइल में कितने टर्न्स है, N2 है, देखो N2 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है अंदर, देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आई, बाहर वाली के कारण, तो म्यू नॉट N1 I1 बाय एल, ये हो गया। एरिया कितना है अंदर वाली कॉइल का, पाई आर टू स्क्वायर। अब तेरा डाउट है देवांश की सर cos 0 1 कैसे हुआ, देख यहाँ पे तो ध्यान से देख देवांश, तो कोई भी तो कॉइल लेगा ना तो उसका एरिया वेक्टर कहां पे होगा, इधर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां होगी, इधर की तरफ। तो cos 0 कितना हो गया 1, और फ्लक्स को अपन क्या लिखते हैं, MI1। फ्लक्स MI होता है 5 2 = MI1, तो I1 से I1 गया, ये तेरा M आ गया। सर बट अपन ने कल लास्ट क्लास में बात हुई थी कि सर ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। हाँ तो इस केस में नहीं कर रहा है ना, जरूरी थोड़ी, अगर ये यही मान ले कि ऐसे पड़ा होता, अगर मान ले अंदर वाला ऐसे पड़ा होता तो बात कुछ और होती, दोनों की एक्सिस सेम है। सर तो ये जनरल फॉर्मूला कैसे हो सकता है फिर? जनरल फॉर्मूला कहाँ का, ये तो मैंने बोला ना, कोएक्सियल। ओके सर। आया समझ में, किसी को इसमें कोई डाउट है अब तुम मुझसे पूछ सकते हो एक बार। कृष्णा कोई डाउट है बेटा, किंजल कोई डाउट है, स्वरा यश कोई डाउट है तो पूछो, मेघना कोई डाउट है तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ू मैं, कि क्लियर हो गया ये, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर कॉइल्स, सेम एक्सिस, वन वेरी स्मॉल कंपेयर टू अनदर, और दोनों में से एक कॉइल बहुत छोटी है। ठीक है, ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है, इसको मैं इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशन करा रहा हूं ताकि तुम्हें इसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखो, तो पहले अब तुम सब ध्यान से सुनो। तो अपने पास दो सर्कुलर कॉइल है, एक ये सर्कुलर कॉइल है, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, मान लो इसका रेडियस R1 है, और मान लो अपन इसमें करंट पास कर रहे हैं I1। अब तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो अपने पास ये एक बाहर वाली सर्कुलर कॉइल है, आउटर वाली, नंबर ऑफ टर्न्स N1, रेडियस R1, करंट I1। इसके सेंटर पे एक बहुत छोटी कॉइल पड़ी है, मान लो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसका रेडियस R2 है। तो मुझे इन दोनों के बीच में क्या निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो अपन ने देखो बाहर वाली कॉइल से करंट पास किया I1, तो अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, किसी भी सर्कुलर कॉइल में तुम अगर I करंट पास करते हो ना, तो वो सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, μ0 Ni/2r। अगर तुम भूल गए हो तो यहां पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, μ0 N1 I1/2r1। ठीक है, अब मुझे अंदर वाली कॉइल से फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, NBA cos थीटा होता है। तो अंदर वाली कॉइल में कितने टर्न्स है, देखो N2। अंदर वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अंदर वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, बाहर वाले के करंट के कारण, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, μ0 N1I1/2r1। एरिया कितना है, देखो रेडियस R2, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। और यहाँ पे भी cos 0 1, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो तो बाहर की तरफ होगी, और एरिया टू भी बाहर की तरफ। तो बस आपका फ्लक्स किसके बराबर होता है मुझे बताओ, MI1 होता है, 5 2 = MI1। आपका I1 से I1 गया, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आया चेक करो, μ0 N1 N2 πr2 स्क्वायर/2r1। टेंशन मत लो, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रख के नहीं जाना है, तुम्हें बस ये तरीका याद रख के जाना है। तो कैसे निकालते हैं अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस, अपन एक कॉइल से तो करंट पास करते हैं और चेक करते हैं कि उसके कारण दूसरी कॉइल में कितना फ्लक्स है। बस फ्लक्स को आप MI1 के बराबर पुट करो, आई से आई कट जाएगा, आपको M मिल जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट है इसमें तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, लिख लो, जहां पे भी डाउट है आप मुझसे पूछो, आई हेल्प यू आउट। कहां पे डाउट है पूछो।
लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी जनरेटर। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एसी जनरेटर। देखो अब तुम सब लोग ध्यान से सुनना, एक टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, व्हाट आर डिफरेंट वेज टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए कॉस थीटा होता है। एक तरीका तो क्या है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करो, जो पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि आप कॉइल को बार बार खोल के बंद नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। एक तरीका है कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, ये तरीका आप यूज कर सकते हो, है ना, ये पॉसिबल है। एक तरीका है कि आप एरिया चेंज करो, पर इसमें भी दिक्कत आती है। और एक तरीका है आप थीटा चेंज करो। थीटा मतलब होता है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप लिखो चेंजिंग बाय चेंजिंग। पहला है नंबर ऑफ टर्न्स, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है एरिया, चौथा है ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। लिख लो एक बार चारों तरीके। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कोई चार तरीके बताओ, तो आप बोलो या तो आप नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करो, या आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या आप एरिया चेंज कर सकते हो, या आप ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। ओरिएंटेशन मतलब थीटा। थीटा का मतलब है कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, एक बार लिख लो अपनी कप में ये। ठीक है, तो देखो अब एक एसी जनरेटर में क्या होता है, ये लिख लो, जल्दी लिख लो यार थोड़ा सा। देखो, तो एसी जनरेटर में क्या होता है, लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो एसी जनरेटर। सबसे पहला लाइन लिखो अपने आप में, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो अपनी कॉपी में, इन एसी जनरेटर orientation of coil is changed with time to change magnetic flux। तो मैं तुम्हें क्या सिखाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप एन चेंज करो, बी चेंज करो, ए चेंज करो, थीटा चेंज करो। तो एसी जनरेटर में अपन क्या चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल चेंज करते हैं। तो एसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो अपने घर में आता है। एसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अपन इसमें क्या चेंज करते हैं, थीटा चेंज करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें इसका स्कीमेटिक और इसकी इक्वेशंस लिख पाता हूं। ठीक है, तो देखो क्या होता है एसी जनरेटर में, एक होता है एसी जनरेटर में नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में अपना एरिया होता है। तो अपन क्या करते हैं, इस एरिया को कंटिन्यूसली घुमाते हैं। तो मान लो आपको बी दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड, आपको एन दे रखा है, सपोज करो नंबर टर्न्स, आपको ए दे रखा है एरिया ऑफ कॉइल, और आपको ओमेगा मान लो दे रखा है
एंगुलर वेलोसिटी। तो आप मुझे बताओ ओमेगा क्या होता है, तुम्हें पता है? ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, भूल तो नहीं गए? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, कितना एंगल कवर किया अपन, कितने टाइम में कवर किया। तो थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो देखो बेसिकली है क्या, मान लो आपका एरिया इस तरीके से है, तो ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा और आपकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी? इधर की तरफ। तो बेसिकली ये होता है आपका थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी ए कॉस थीटा होता है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एन बी ए कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, इस चैप्टर के शुरुआत से मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस की जगह माइनस, देखो एन तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा। तो आपका ईएमएफ कितना आ गया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपका ईएमएफ। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको ईएमएफ का फॉर्मूला याद रखना है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ए मतलब एरिया ऑफ कॉइल, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है? थीटा अपॉन टी। और याद रखना आपको ओमेगा किस में लेना है? रेडियन अपॉन सेकंड में लेना है। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। फ्लक्स होता है एनबीए कॉस थीटा, बस थीटा की जगह मैंने ओमेगा टी पुट कर दिया। ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस की जगह माइनस, देखो एन बी ए कॉन्स्टेंट है, वो तो ऐसे कैसे आ गए? कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी का ओमेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं इसके। लिख लो एक बार, इसमें कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर यार इसमें यहाँ पे डाउट आ रहा है यार। लिख लिया? तो देखो कुछ नहीं किया, देखो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? एनबीए कॉस थीटा, बस थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया, क्योंकि ओमेगा थीटा बाई टी होता है। ईएमएफ क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो माइनस की जगह माइनस ही लिखा। एनबीए कांस्टेंट है, अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा। ठीक है, तो देखो अब तुम ध्यान से देखो, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आया? एन बी ए कॉस ओमेगा टी आया। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है एन बी ए, क्योंकि कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? एन बी ए। उसी तरीके से हाँ, मिनिमम 0 हो सकती है ना? अगर कोई तुम्हें पूछे कि बताओ फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, खाली वैल्यू, तो वो 0 हो सकती है। उसी तरीके से जो आपका ईएमएफ है उसका फॉर्मूला कितना आया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ ईएमएफ इंड्यूस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो वो कितनी हो सकती है? एन बी ए ओमेगा। कितनी हो सकती है? एन बी ए ओमेगा। ठीक है, और एक लाइन लिख लेना अपनी कॉपी में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो अपनी कॉपी में। देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल का डिफरेंस। देखो कॉस ओमेगा टी को, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो तुम्हें पता होगा कॉस ओमेगा टी को हम ये लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ध्यान से देखो, फ्लक्स के फॉर्मूले में साइन के ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस π/2 है, लेकिन ईएमएफ के फॉर्मूले में साइन के ब्रैकेट में क्या है? खाली ओमेगा टी। यहाँ पे क्या है? प्लस π/2। तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल डिफरेंस। तो देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ π/2 बिटवीन फ्लक्स एंड ईएमएफ। एक और लाइन लिख लेना, फ्लक्स इज अहेड ऑफ ईएमएफ। अहेड का मतलब क्या है? देखो ओमेगा टी प्लस π/2 है, मतलब फ्लक्स आपका ईएमएफ से आगे चल रहा है,
और कितना आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। लिख लो। तो एक तो तुम्हें दोनों की मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए ओमेगा। ठीक है, दोनों के ये वाले फॉर्मूले तुम्हें पता होने चाहिए। फिर तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है। फिर तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि दोनों में से कौन आगे, फ्लक्स आगे कि ईएमएफ, का फ्लक्स आगे, कितना आगे, पाई बाय 2 से आगे। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो। फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व अ कॉइल ऑफ एरिया 4 मीटर स्क्वायर is rotated in uniform magnetic field of 2 Tesla with 20 RPM. ठीक है, इतना समझ में आया। A coil of area 4 meter square is rotated in uniform magnetic field of 2 Tesla with 20 RPM. If number of turns in coil is 200, find flux, दोनों के फॉर्मूले लिखने हैं, कॉमा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, कॉमा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये तुम्हें चारों करना है। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, ओमेगा को 20 आरपीएम में लिख देते हैं और क्वेश्चन यही गलत हो जाता है। तो 20 आरपीएम को पहले आपको रेडियन अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20 आरपीएम मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 20 रोटेशंस पर मिनट, हो गया। तो ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, मतलब कितना एंगल कवर किया अपॉन कितने टाइम में कवर किया, 20 रोटेशंस पर मिनट। तो एक मिनट में कितने होते, 60 सेकंड होते। और 20 रोटेशन मतलब 20 इंटू 2 पाई कर सकते हैं, क्योंकि एक रोटेशन में पार्टिकल कितना घूमेगा, कॉइल 2 पाई। तो ये कितना हो गया देखो, 23 जा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2 पाई अपॉन 3 रेडियन अपॉन सेकेंड। ये आ गया आपका आंसर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो एन कितना है 200, एरिया कितना है 4, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 2, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस 2 पाई अपॉन 3 टी हो गया। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एन कितना होता है 200, बी कितना दे रखा है 2, ए कितना दे रखा है 4, और ओमेगा कितना आ गया 2 पाई बाय 3। यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 पाई बाय 3 टी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। और फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एन बी ए, और ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, एन बी ए ओमेगा। आया समझ में। तो तुम प्लीज यार ये आरपीएम की गलती मत करना, ठीक है, नहीं करोगे कि करोगे इसको अभी भी। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम ही लोगों को सॉल्व करना है। लिखो इसको। कोई डाउट है किसी को तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो पहले ग्राफ बना देते हैं, फिर आप अगला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना।
देखो पहले अपन फ्लक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो मान लो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π। तो आपका फ्लक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। वन सेकेंड। ये तो इसका ग्राफ है फ्लक्स का, जिसका फॉर्मूला क्या था, NBA cos ओमेगा टी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है NBA? तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्लक्स की? NBA। अब हम बनाते हैं EMF का ग्राफ। तो EMF का ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये EMF का ग्राफ है। EMF का फॉर्मूला क्या था? NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और EMF की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो EMF की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? NBA ओमेगा। ठीक है, बना लो इसको अपनी कॉपी में। कितनी बार ग्राफ बनाने को आता है या देख के बताने को आता है कि भाई कौन सा किसका है। तो जो 0 से चालू होता है वो EMF का, जो पहले से ही ऊपर है वो फ्लक्स का। मैंने तुम्हें लिखवाया था, याद है कि फ्लक्स EMF से आगे रहता है। देखो जब EMF 0 है तब भी आपका फ्लक्स है, मतलब फ्लक्स आगे है कि नहीं EMF से? लिख लो अपना। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, लिख लो इसको। ओके देखो, अब एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखो अपनी कप में, सॉल्व अ कॉइल ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर rotates in magnetic field of 10 Tesla with 2 RPM. If number of turns is 10, find maximum EMF induced across coil. करो, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर? लगाओ दिमाग, सोचो क्या होगा इसका आंसर, करो ट्राई करो। क्या होगा इसका आंसर? यही होगा। एन तो है 10, बी कितना है 10, एरिया कितना है 2। अब बच्चा ओमेगा, तो ओमेगा कितना है 2 RPM। तो अपन कन्वर्ट करते, देखो ओमेगा क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है। 2 RPM का मतलब क्या है? 2 RPM का मतलब है 2 रोटेशंस पर मिनट, है ना? तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड हो गए, 2 रोटेशन मतलब 2 × 2 पाई हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा π/15। आंसर किस में आएगा? वोल्ट में। ये आ गया आपका मैक्सिमम ईएमएफ बूस्ट। आया समझ में? कैसे आया कि नहीं समझ में आया? लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो, फिर अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। लिख लो।
क्लियर हो गया सबको? अच्छा देखो अब ध्यान से सुनो, एक टॉपिक याद है हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ पढ़ा था, इसको मिससेलेनियस करके लिखना, मिससेलेनियस टॉपिक्स। तो उसमें याद है हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था मोशनल ईएमएफ, अगर तुम भूल गए हो तो याद है, मैं तुम्हें ऐसा एक वायर बनवाया था, फिर मैंने तुम्हें कहा था कि एक रोड है, उस रोड की लेंथ है एल, और मान लो वेलोसिटी 20 है, कहाँ घूम रही है? वो घूम रही है मैग्नेटिक फील्ड बी में, याद है मैंने तुम्हें टॉपिक कराया था मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, बीएलवी। फिर याद है मैंने तुम्हें करंट निकालना सिखाया था, आई इक्वल टू ई बाय आर, तो ये हो जाएगा बीएलवी बाय आर, हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसके पीछे अपनी बुक में क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक आता है फोर्स ऑन रोड। तो देखो इस रोड में करंट फ्लो कर रहा है और आपका रोड चल भी रहा है, तो कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो फोर्स लगता है, तो फोर्स कितना लगेगा, आई एल बी साइन थीटा। देखो आई कितना आया, बी एल बी बाय आर, लेंथ कितनी है एल, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बी, और साइन 90 कितना होता है 1, क्योंकि अगर करंट ऐसे फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो 91, तो आपका फोर्स कितना आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये आ गया आपका फोर्स। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मोशनल ईएमएफ में आपके रोड पे कितना फोर्स लगता है, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा, एल तुम्हें पता ही है, बी तुम्हें पता ही है, साइन 91 होगा। आई क्या हो जाएगा, देखो अपन ने क्या पढ़ा था, ईएमएफ पढ़ा था बीएलवी, भूल तो नहीं गए? आई क्या होता है, ई बाय आर, तो बीएलवी बाय आर हो गया, बस आई की जगह बीएलवी बाय आर पुट कर दिया, तो ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, वैसे लास्ट टॉपिक और बाकी चैप्टर में फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये लिख लो, फिर मैं वो लिखवा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक लिख लो मिसलेनियस टॉपिक में 2 में, लिखो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मान लो अपने रूम में, मान लो मैं जिस रूम में बैठा हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि देखो अपने सबका मोबाइल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मोबाइल में क्या आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन 2v0। लिख लो एक बार इसको, ये आगे भी आएगा तब मैं तुम्हें और एक्सप्लेन करूंगा, इस चैप्टर में खाली फॉर्मूला था तो मैं तुम्हें लिखवा दिया। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस पर डिपेंड करती है, खाली एक ही चीज पर डिपेंड करती है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा तुम्हारे रूम में मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारे रूम में क्या होगी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 2v0। लिख लो आपके पास, ठीक है। अब चालू करेंगे अपन चैप्टर नंबर 7, तुम्हारे टर्म 1 का लास्ट चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। अब तक तो मैंने तुम्हारा सब कुछ पढ़ाया है, एक्सेप्ट साइक्लोट्रॉन, सब कुछ पढ़ाया मैंने, अब तक कुछ हटा नहीं हटा मुझे नहीं पता, लेकिन सब हट पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, 7 चैप्टर के बाद फिर अपन रिवीजन करेंगे टर्म 1 के लिए, टेस्ट लेंगे अपन टर्म 1 के लिए, है ना, और टर्म 2 के भी अपन 2-3 चैप्टर खत्म कर देंगे टर्म 1 से पहले। आप इससे पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भेज देना ना। हाँ एक्चुअली है क्या, इसलिए पहले वाली क्लास की रिकॉर्डिंग का थोड़ा इश्यू है, मैं तुम्हें सेम टॉपिक की दूसरी रिकॉर्डिंग तुम्हें भेज दूंगा, पर डेफिनेटली भेज दूंगा। अरे वो पता नहीं उस दिन रिकॉर्ड करी और मेरा लैपटॉप में वायरस आ गया, लैपटॉप फॉर्मेट मार गया, सब गया, तो उस दिन के नोट्स भी नहीं है मेरे पास, रिकॉर्डिंग भी नहीं है, पर हाँ यूट्यूब पे है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार, बाय ओके। बाय, टाटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।